आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ुसूसी इंटरव्यू में वैली हेडलाइंस के साथ मलिक कामिला मुश्ताक, जिन्होंने हाल ही में जो है केस पास किया है काफ़ी नंबर्स के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में। इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया है। आइए आज इनसे ही बात करते हैं कि इनको किन 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 मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और उसके बाद इन्होंने जो है अपना एग्ज़ाम पास किया है। कामिला जी, आपका वेलकम है वैली हेडलाइंस में। थैंक यू सो मच। कामिला जी, आप हमें बताइए कि सबसे पहले हम वैली हेडलाइंस की तरफ से आपको विश करना चाहते हैं कि आपने काफ़ी जो है ये एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल भी होता है ये पास किया है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है और आप श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू किया आपने? तो एजुकेशन का अगर हम बोले तो एजुकेशन स्टार्टिंग में अप टू 10th मैंने की है टाइनी हार्ट स्कूल से। अप टू 12th फिर मैंने अपना 12th पास किया मेलनसन गर्ल्स स्कूल से। फिर मैंने अपना NIT श्रीनगर से बीटेक किया इन सिविल इंजीनियरिंग इन द ईयर 2017। फिर 2017 के बाद मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया सिविल सर्विसेज के लिए। 2018 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया JKPSC मैट KS 2018 बैच। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट JKPSC एंड आई क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। तो क्या आपको बचपन से ही शौक़ था इस जो आपने केस एग्ज़ाम किया है, आपको बचपन से ही ये ख्वाब था? जी नहीं, बचपन से तो ऐसा कोई ख्वाब नहीं था, क्योंकि बचपन में मुझे पता भी नहीं थी कि KS क्या होता है, IAS क्या होता है। तो शौक़ तो तब पैदा हुआ जब मिस्टर शाह फैसल सर ने IAS क्रैक किया, तो तब जाके पता चली कि सिविल सर्विसेज भी कुछ ऐसा चीज़ होता है। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और तब से ही मुझे सपना था कि मैं भी सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाऊँ। जी। तो अगर देखा जाए कि इंटरनेट की भी काफ़ी परेशानी है यहाँ पे, तो आपके पढ़ाई पे कितना असर पड़ा इस चीज़ को लेके? क्योंकि आजकल तो एजुकेशन जो है इंटरनेट पे ही की जाती है, तो कितने मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ा? जी, जब 2018 में फुल इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है उसमें आप इंटरनेट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से प्रिपेयर करते हैं, या न्यूज़पेपर वगैरह अगर ऑफलाइन नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड करके न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो उस दौरान ऐसा हुआ था कि न्यूज़पेपर्स भी बंद हो गए थे, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, वो भी नहीं आते थे। तो मैं कम्प्लीटली अनअवेयर थी कि करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, क्योंकि जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ये बहुत करंट बेस्ड होता है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स क्या क्या है, क्या कहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। लेकिन बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है तो आपको खुद ही उसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती थी कि मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में थे जो वहाँ पढ़ रहे थे, तो मैं उनको कॉल करके बोलती थी प्लीज़ ये साइट खोल दो, वहाँ पे देखो क्या लिखा है, अच्छा आज न्यूज़पेपर में क्या क्या आया है। तो उस हिसाब से बहुत ही मेरी प्रिपरेशन में हर्डल भी आई और टाइम लगता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो आई थिंक वो मुश्किलात तो मुझे भी आई जो हर एक एस्पिरेंट को आ चुकी होगी कश्मीर में। स्टडी के दौरान कितनी परेशानियाँ आपको हुई है? यहाँ की सिचुएशन भी अगर देखा जाए, स्ट्राइक होते हैं, हड़ताल होते हैं या बाकी चीज़ें होते हैं, तो उन चीज़ों से भी आपकी इस पढ़ाई पे असर पड़ा या आपकी दिक्कतें हुई? जी, स्टडीज़ पे तो बहुत चीज़ों से असर पड़ता है, चाहे हालात ख़राब हो या फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो, या मैं काम भी करती थी, आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी होते हैं, तो यू कैन नॉट से नो टू द प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। तो मुझे ये सब चीज़ें लेके मैनेज करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ ईज़ी जर्नी, ये ईज़ी जर्नी किसी के लिए नहीं होती है, इट्स नॉट अ केक वॉक। बहुत सारे लोगों को अपने अपने रंग से मुश्किलात होती है। तो मुझे लगता है उन मुश्किलात को साथ लेके आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं करता उसके लिए हमेशा एक एक्सक्यूज़ होता है कि मेरे तो हालात ऐसे ख़राब थे घर में, या मुझे सपोर्ट नहीं था फैमिली का, या ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि एक्सक्यूज़ेज़ को हमें भाव नहीं देना चाहिए, और जो भी एक्सक्यूज़ेज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो साथ लेके हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है। रामनाथ जी, आपने कितने सालों इसकी पढ़ाई की केएस के लिए और कितने साल के बाद आपने कंप्लीट इसकी जो है एजुकेशन हुई है और उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया है? कितने साल आपको लगे इसमें? जी, मैंने 2017 से शुरू किया था, तो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। तो 1 साल मैंने कंप्लीट दिया था पढ़ाई को, तो मेरा प्री क्वालिफ़ाई हो गया 2018 में। 2019 में हमने मेंस दिया और 2020 में हमने अपना पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू दिया। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है
लड़कों मतलब जो लड़के हैं वो भी एजुकेशन मतलब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको लग रहा है कि लड़कियां आजकल के दौर में काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं हर एक फील्ड में, चाहे एजुकेशन की बात की जाए या बाकी फील्ड, लड़कियां काफ़ी आगे जो है अभी बढ़ती हैं दिन ब दिन, डे बाई डे? अगर ऐसा बोला जाए, इट कैन नॉट बी अ ब्लैंक स्टेटमेंट कि लड़कियां आगे बढ़ रही है लड़के पीछे। मतलब हमें कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ, लड़कियां और लड़कों को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करना है, एक दूसरे को साथ चल के बढ़ना है। जहाँ पे वीमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है, ताकि जेंडर बैलेंस भी हो जाए और मतलब सोसाइटी में हारमनी भी रहे। तो आई थिंक जो एक कंपटीशन का ये है कि लड़कियां आगे बढ़ रही है लड़के पीछे रह रहे हैं, उसकी वजह से सोसाइटी में थोड़ी सी डिसहारमनी होती है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में ले कि जो लड़कियां पीछे थी अब वो थोड़ा थोड़ा आगे आ रही है, क्योंकि कश्मीर एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रहा है, तो अगर हम उसको उस पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें और उसको अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव ना बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओगे तो किन चीज़ों पे आपकी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि जी आपको पब्लिक डीलिंग फिर ज़्यादा होगी, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा जो है प्रायोरिटी पे रखोगे? जी, जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगी मेरी प्रायोरिटी हमेशा पुअर, नीडी और वनरेबल रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये समाज के बचते हुए सेक्शंस हैं जो कि पीछे रह चुके हैं और गवर्नमेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। और मुझे लगता है हमारे समाज में बहुत ही राइजिंग इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उस इनइक्वालिटी को ब्रिज करना है, उसके लिए हमें प्रो पुअर प्रो वनरेबल पॉलिसीज़ बनानी है। तो आई थिंक आई विल वर्क इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो मेरा एक हटके सवाल आपसे, एक हटके सवाल है कि आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयड में जो यूथ है यहाँ पे, बेरोज़गार नौजवान, चाहे लड़कों की बात की जाए लड़कियों की, कि वो दिन ब दिन जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? मुझे लगता है जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे लगता है जो यहाँ पे लॉकडाउन्स, कर्फ्यूज़ और ऐसे हालात रहते हैं उसकी वजह से यूथ हो या कोई भी एज ग्रुप के लोग हो तो मेंटल हेल्थ तो बहुत इम्बैलेंस हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना है, हमारे हेल्थ सेक्टर में मेंटल हेल्थ को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो टैबू और स्टिग्मा एसोसिएटेड टू डिप्रेशन है, वी शुड शन दैट टैबू। हमें इसको ट्रीट करना चाहिए एज एनी अदर इलनेस। जैसे किसी को ज़ुकाम होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या किसी को अगर डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, तो मुझे लगता है कि उसको एक प्रॉपर मेडिकल केयर मिलना चाहिए, और चाहे वो यूथ हो या कोई भी एज ग्रुप से हो। जी। आपको लग रहा है यहाँ पे टैलेंट काफ़ी है, मगर उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी, मतलब मदद जो है, सरकार का मदद ज़रूरी होना चाहिए। जो यहाँ पे अगर हम देखें कि पोर फैमिली से भी कुछ ऐसे जो है टैलेंटेड यूथ्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास फाइनेंस नहीं है। तो आपको लग रहा है टैलेंट को आगे लेने के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, चाहे यहाँ की जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको लगता है मदद की काफ़ी ज़रूरत है? जी, मुझे लगता है जब हमें वर्क करना चाहे टुवर्ड्स एनी गोल तो सिर्फ गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं, वी कैन नॉट ऑलवेज पिन पॉइंट द गवर्नमेंट की गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, हम सब को मिल के कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हो वो ख़त्म हो जाए। हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पे कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल भी शुरू नहीं हो चुका है, स्टार्टअप वगैरह का कल्चर ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे इंसेंटिव्स बनाए, वी एज अ सिविल सोसाइटी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, ताकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बने, ताकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना दौड़े, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कितने सैचुरेट हो सकते हैं, जितने भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब में सैचुरेट नहीं हो सकता है। तो इट इज़ हाई टाइम कि हम एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हार्बर करें। जी। शर्मा जी, आपको लगता है कि जहाँ ज़्यादातर यूथ जहाँ पे सरकारी नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं, मगर उसका खास वजह है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगे, फैक्ट्रीज़ होंगे तो यूथ उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे, मगर यहाँ पे वो भी है ही नहीं, क्योंकि इसलिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जो है एजुकेटेड यूथ पढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ लगाए तो यूथ उसमें एंगेज हो जाएंगे? जी, इट इज़ हाई टाइम कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई करे, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिज़नेस हो, तो ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए। सिर्फ वो गवर्नमेंट सेक्टर तक महदूद ना रहे, ताकि हमारे यूथ जो है वो फिर डीमोटिवेट ना हो कि पढ़ के हमें सरकारी नौकरी ना मिली। तो हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ
employment opportunities is a must for the employment generation. आपकी तरफ से जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के यूथ्स हैं, एजुकेटेड यूथ्स हैं, तो आप अपनी तरफ से वैली हेडलाइंस के थ्रू उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, एजुकेटेड यूथ के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि अलॉन्ग विद एजुकेशन हमें वैल्यू ओरिएंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सिर्फ लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं। कश्मीरी सोसाइटी में मैंने सिर्फ देखा है जो भी जितना पढ़ा लिखा होता है लेकिन उनमें वैल्यूज़ की कोई ना कोई कमी तो होती है। यहाँ पे इंसान का कैरेक्टर देखा जाता है कि हाउ मच मटीरियल वेल्थ ही होल्ड्स, लेकिन ऐसा देखना चाहिए कि इंसान की इखलाक कैसे है। वो कल्चर हमारे कश्मीर में ख़राब हो चुका है, बिल्कुल डिटीरियोरेट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे यूथ में वैल्यू ओरिएंटेशन हो, दैट वुड बी द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एंड अलॉन्ग विद दैट जो एजुकेटेड यूथ है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो चुका है, तो प्लीज़ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ। हाँ, गवर्नमेंटल सपोर्ट तो ज़रूरी है, बट यू कैन नॉट ऑलवेज स्टॉप एट नॉकिंग द गवर्नमेंट्स डोर्स। खुद से भी हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए टू एड्रेस दिस चैलेंज। कैमरा जी, यहाँ पे अगर डे बाय डे देखा जाए जो ड्रग्स हैं, यूथ उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको लगता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए? गवर्नमेंट भी काफ़ी जो है चाहे पुलिस हो या बाकी, वो भी काफ़ी जो है इस पे काम करते हैं कि ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो यूथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं? जी, जैसे आपने बोला पुलिस बहुत काम कर रही है। ऐसा देखा जा रहा है इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ड्रग मीनास, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम है। इस पे भी हम गवर्नमेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का इमेंस रोल है कि वो कैसे अपने बच्चों का वैल्यू ओरिएंटेशन करें, उनका कैरेक्टर कैसे बिल्ड करें, क्योंकि जो फैमिली है दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोशलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन। तो अगर हमारे फैमिलीज़ में ऐसे अच्छे वैल्यूज़ दे ताकि बच्चे आगे चल के कोई गलत ट्रैक पे ना जाए, तो फर्स्ट इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, देन इट इज़ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। फिर हमें लॉज बनाने पड़ते हैं कि ड्रग मीनास ख़त्म हो। पहले हम अगर हम सोसाइटल लेवल पे देखें, अगर हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए, फिर जाके गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि बच्चे जो है वो इस रास्ते पे ना जाए। तो मुझे लगता है देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन द सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट टू टैकल दिस मीनास। कैमरा जी, आपने वैली हेडलाइंस के साथ बात की, अपना जो है कीमती टाइम हमें दिया है बात करने के लिए। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ अभी बात कर रही थी कैश टॉपर, जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दिया दिया था, और इन्होंने जो है काफ़ी मार्क्स के साथ जो है एक टॉप रैंक पे इन्होंने जो है केएस पास किया है। ये हमारे साथ बात कर रही थी कामिला मुश्ताक। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।